हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण संख्याओं अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब दो महत्वपूर्ण संख्याओं, एक अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है। मतलब इन दोनों के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनके क्या उदाहरण होंगे और इन दोनों के बीच क्या अंतर होगा वो हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यानी एक पहला संख्या जो हमारा अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको हम लोग रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। अभाज्य संख्याओं का एक दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्याएं। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। और दूसरी जो संख्या है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं, जिसका दूसरा नाम यौगिक संख्याएं या इसी को हम लोग संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग आखिर ये अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या दोनों क्या होती है, मतलब इनकी क्या परिभाषाएं होती है, क्या दोनों सेम होती है या दोनों में अंतर होते हैं, इनके क्या उदाहरण होते हैं वो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि ये 2 जो हम लिए हैं इसको कौन कौन सी संख्या पूरी तरह क्या कर देती है, काट देती है। मतलब किन किन संख्याओं से हम 2 में भाग दें जिससे कि 2 क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। अब हम लोग जानते हैं कि एक जो होती है, एक वो दुनिया में जितनी भी संख्या है, मतलब गणित की भाषा में जितनी भी संख्याएं हैं उस सब को क्या करती है, पूरा पूरा भाग देने पर पूरा पूरा क्या कर देती है, काट देती है। कौन, एक। जैसे हम यदि 1 से 10 में भाग दें तो 1 से कितनी बार में कट जाएगा, तो 10 बार में। हम इसको लंबा करें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 से जब हम 10 में देते हैं भाग तो 10 बार में कट जाता है। उसी तरह जब हम 1 से 100 में भाग देते हैं तो ये भी 100 बार में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। मतलब पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। उसी तरह अगर हम -2 देते हैं 1 में, 1 से यदि -2 में भाग देते हैं तो -2 बार में ये भी कट जा रहा है। मतलब एक जो होती है, एक वैसी संख्या जो सबको क्या कर देता है, पूरा पूरा क्या विभाजित कर देता है। मतलब एक से जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, पूरी तरह विभाजित होती है। मतलब हम लोग ये समझ गए कि एक वैसी संख्या है जो सभी संख्याओं को क्या करती है, पूरा पूरा काट देती है। इसका मतलब है कि ये एक जो है 2 को तो पूरा पूरा काट ही देगा। मतलब ये 2 जो है किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है, तो पहले तो 1 से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। क्या और कोई वैसी संख्या है जो 2 को पूरा पूरा काट दे, तो कहेंगे हाँ। यानी 1 के अलावा इसको काटने वाला दूसरा कौन है, 2 का मतलब जब ये बेचारा खुद 2 एक संख्या है और ये किससे कट रहा है, 2 से ही। 2 का मतलब ये खुद से कट रहा है। खुद मतलब स्वयं, खुद मतलब स्वयं। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये संख्या 2 जो है 1 से भी कट रहा है और खुद का मतलब 2 से। क्या और कोई संख्या है जो 2 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो कहेंगे अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। मतलब कि 2 सिर्फ 1 से और खुद से, मतलब 2 से, एक खुद से और एक 2 से, बस इन्हीं दोनों से कट सकता है और किसी से नहीं कट सकता है। ठीक है, या यूं कह ले हम लोग कि 2 के 2 फैक्टर्स, 1 और 2, यानी फैक्टर्स का मतलब होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। गुणन मतलब होता है गुणा के रूप में, खंड मतलब टुकड़ा। यानी ये हुआ गुणा के रूप में टुकड़ा। क्या हुआ, गुणा के रूप में टुकड़ा। यानी जब हम 2 को क्या करते हैं, गुणा के रूप में टुकड़ा करते हैं, जिसे 2 में हम क्या करते हैं, 1 से भाग लगाते हैं, 1 से 2 बार में, मैंने 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2। मतलब जब हम 2 को क्या गुणा के रूप में, ये हुआ गुणा के रूप में और ये हुआ 1 और ये 2 क्या हुआ, इसका टुकड़ा हुआ। तो जब हम 2 को गुणा के रूप में टुकड़ा करते हैं तो हमको मात्र 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, गुणनखंड। 1 और 1 2, यानी 1 तो सब में रहेगा, यानी 1 से तो सभी संख्याएं कटेगी और 2, और याद रखिए कि जो भी संख्या है वो खुद से भी कटेगा। मतलब जैसे हम 5 की बात करते हैं तो 5 जो है खुद 5 से तो कटेगा ही, 6 की बात करते हैं तो खुद 6 से कटेगा, 10 की बात करेंगे तो खुद 10 से कटेगा, -2 की बात करेंगे -2 से कटेगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी संख्याएं हैं इस दुनिया में, इस धरती पर, यानी इस
गणित की भाषा में, क्योंकि हम लोग गणित की भाषा में पढ़ेंगे, तो वो जो है क्या खुद से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। मतलब ये दोनों यानी खुद और एक सबको काटेगा। यानी इसके दो फैक्टर, यानी प्रत्येक संख्या के कम से कम दो फैक्टर्स जरूर होते हैं। फैक्टर्स का मतलब काटने वाला, फैक्टर्स का मतलब काटने वाला, गुणनखंड या यूं कह ले जब हम उसको गुणा के रूप में खंड करते हैं तो उसके दो फैक्टर्स होना ही होना। और भी ज्यादा हो अलग बात है, लेकिन कम से कम दो फैक्टर्स हो गए, एक होगा और एक खुद होगा। तो इसका मतलब है कि इस संख्या को जब हम लोग देखते हैं दो को, इसके मात्र दो गुणनखंड है, मतलब ये मात्र दो संख्याओं से विभाजित होती है, एक से और एक दो से। तो जो संख्याएं मात्र दो संख्याओं, एक से और एक खुद से कटेगा और कोई उसको तीसरा काटने वाला नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग गणित की भाषा में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य। अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब काटने वाला, जिसको काटने वाला कोई नहीं हो। क्या मतलब हुआ इसका? तो यानी एक और खुद से तो सब कटने करेगा, लेकिन और कोई बीच में तीसरा काटने वाला नहीं हो, तो वैसी संख्याएं हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे दो, क्योंकि दो के दो गुणनखंड, एक है और एक दो है, मतलब दो या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, इसलिए ये जो हमारा क्या हुआ? गणित की भाषा में अभाज्य संख्या। और भी उदाहरण देखते हैं। अब जैसे हम तीन की बात करते हैं, तो तीन किन किन संख्याओं से कटेगा सो देखते हैं। मतलब तीन को काटने वाला गणित की भाषा में कौन कौन सी संख्या है, तो हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि कोई भी संख्या एक से तो कटेगा ही, खुद से भी कटेगा ही। तो हम लोग पहले एक से और खुद से वाला ले लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको देखेंगे क्या और कोई तीसरा संख्या इसको काट रहा है। एक से तो कटेगा, खुद का मतलब खुद या स्वयं का मतलब हुआ तीन, तो ये तीन से भी कटेगा। क्या और कोई ऐसी संख्या है जो तीन को काट सके? तो कहेंगे नहीं, और कोई संख्या तीन को नहीं काट सकता। यानी तीन को विभाजित करने वाले मात्र दो संख्या, एक और एक खुद, यानी इसके दो गुणनखंड कौन कौन? एक और तीन है। यानी तीन को जब हम लोग गुणा के रूप में खंड करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक गुना तीन, यानी इसके एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये। यानी ये देखिए गुणा का चिन्ह है और ये दोनों क्या कहलाता है? इसका गुणनखंड कहलाता है। तो यानी तीन के मात्र दो गुणनखंड है, इसलिए ये परिभाषा के अनुसार कौन होगा? अभाज्य संख्याएं होगी। और देखते हैं, अब जैसे हम चार की बात कर लें। अब चार को हम तो दो संख्या लेंगे ही, एक से तो कटेगा ही कटेगा और चार से कटेगा ही कटेगा, मतलब खुद या स्वयं। मतलब दो संख्या हमको सब में लेना है, एक और एक खुद। क्या और कोई संख्या है जो चार को काट सकता है पूरा पूरा? कहेंगे हाँ है। क्या है? तो कहेंगे दो। मतलब दो जो है इसको पूरा पूरा काट सकता है। इसका मतलब है कि ये दोनों तो सब में रहेगा, इसको छोड़ करके एक एक्स्ट्रा भी आ गया काटने वाला। तो जिसको यानी काटने वाला एक्स्ट्रा कोई संख्या हो इस दोनों को छोड़ करके, तो अब ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं रहा। मतलब इसके कितने गुणनखंड हैं? तो एक दो से ज्यादा हो गया। क्या हो गया? दो से ज्यादा। यानी चार को काटने वाला कौन कौन आ गया? यानी एक दो है, एक चार है और एक है। इसका मतलब है कि अब ये चार जो है किन किन संख्याओं से? यहाँ तीन संख्याओं से कट रहा है, एक से, एक खुद से और एक दो से। समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि चार को जब हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? एक गुना चार लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग एक गुना दो भी लिख सकते हैं। मतलब इसको काटने वाला एक भी है, चार भी है, दो भी है। इसका मतलब अब ये हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं रहा। अब ये कौन सी संख्याएं हो गई? तो भाज्य संख्याएं हो गई। तो यानी इसके कितने गुणनखंड हैं? मतलब कितने काटने वाले क्या है? भाजक। उसको हम लोग क्या करते हैं? भाजक। तो इसके तीन गुणनखंड हैं, यानी तीन काटने वाले हैं इसके, यानी ये अब हमारा जो है क्या हो गया? भाज्य संख्याएं हो गया। और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 6 की बात कर लें, तो 6 तो एक से कटेगा ही, और किसे? 6 से तो खुद से कटेगा ही। और कोई संख्या है जो इसको काट सकता है? तो कहेंगे हाँ, 2 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है। मतलब इसको काटने वाला जो है क्या हो गया? अब 2 से ज्यादा हो गया। तो जिसको काटने वाला जो है 2 से ज्यादा हो जाए तो वो सब हमारा क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। जिसको काटने वाला मात्र दो संख्या, एक हो और एक खुद हो, तो वो हमारा भाज्य संख्या होगा। समझ में आया? उसी तरह हम लोग यदि हम इसकी बात करें, मान लेते हैं
10 की बात करें तो 10 को काटने वाला कौन को, एक से तो कटेगा ही, खुद से कटेगा। पहले तो ये दोनों देख ही लेना, ये एक से और खुद से कटना चाहिए। खुद मतलब 10 से, खुद का मतलब 10। अब और कोई इसको काटने वाला है तो कहेंगे हाँ 10 को 2 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 5 भी, यानी एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये हो गया। तो यदि एक्स्ट्रा काटने वाला है तो वो हमारा भाज्य संख्या, और यदि एक्स्ट्रा काटने वाला नहीं, एक्स्ट्रा मतलब इस दोनों को छोड़ करके, तो वो हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। समझ में आया? और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि हम 11 की बात करें तो इसको काटने वाला एक तो होगा ही और खुद ये होगा ही, 11 तो होगा, और कोई है तीसरा काटने वाला, तो कहेंगे तीसरा काटने वाला अब कोई नहीं है। मतलब इसके पास जो है एक्स्ट्रा गुणनखंड नहीं है, मतलब काटने वाला एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हुआ। अगर हम इसमें मान लीजिए और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम 9 की बात कर लें तो 9 जो है 1 से कटेगा, और 9 से और किसी तीसरा से एक्स्ट्रा से कटने वाला है तो कहेंगे हाँ है, ये 3 से भी कटेगा। मतलब ये हो गया एक्स्ट्रा, क्या हो गया, एक्स्ट्रा। इस दोनों को छोड़ करके ये क्या हो गया, इसको काटने वाला एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए ये अब हमारा अभाज्य संख्या नहीं रहा, क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। यदि हम 19 दे दें तो अब हम लोग देखते हैं 19 जो है 1 से तो कटेगा ही, 19 से कटेगा और कोई तीसरा है काटने वाला, इसको तो कहेंगे नहीं, इसका मतलब ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो समझ में आया? तो मतलब कहने का अभाज्य संख्या जो है वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जो या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, बाकी तीसरा किसी से नहीं कटेगा, वो हमारा अभाज्य संख्या होगा। और इसमें हुआ कि जो 1 से कटेगा, खुद से भी कटेगा, और कोई इसको तीसरा भी काटने वाला होगा। तीसरा भी हो सकता है, ये चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है, ठीक है। यानी इस दोनों को छोड़ करके हो सकता है इसको काटने वाला एक्स्ट्रा एक हो काटने वाला, एक्स्ट्रा 1 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आया? क्या हो गया, एक्स्ट्रा 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा अभी तुरंत। इसे हम 4 की बात कर लें, 4 को 1 भी काट रहा था, 4 भी काट रहा था और 2, यानी इसको काटने वाला मात्र एक्स्ट्रा कितना था, 1 ही था। क्या था, मात्र एक्स्ट्रा 1 ही था। लेकिन यदि हम 12 की बात कर ले, मान लीजिए यानी 12 की बात कर ले तो इसको काटने वाला 1 तो था ही, उसके बाद क्या 12 से कटेगा, इसको और कौन काटेगा, 2 से काटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, मतलब इसको काटने वाला एक्स्ट्रा क्या था, 3। एक्स्ट्रा की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा यदि आया कम से कम 1 भी तो वो हमारा हो गया भाज्य संख्या। और यदि 1 और खुद को छोड़ करके यदि कोई एक्स्ट्रा काटने वाला उसको नहीं आया तो हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। और एक बात हमेशा याद रखना है, क्या, तो जो अभाज्य संख्या होती है, अब जैसे हम 1 की बात कर लें, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि 1 जो है वो दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, गणित की भाषा में जितनी भी संख्याएं, वो सबको काट देता है। यानी 1 जो है सब में मिलता है। जैसे हम 13 लिखते हैं तो 13 में 1 रहता ही रहता है, 14 लिखते हैं 14 में 1 रहता ही रहता है। मतलब 1 जो है सब में मौजूद है, 1 जो है सब में मौजूद है। क्या है, 1 सब में मौजूद है, इसलिए इसको जो है 1 को क्या कहा गया है भाई, ये 1 ना तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। मतलब क्या हुआ, 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो परिभाषा होता है अभाज्य संख्या का, यानी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, एक होता है और एक खुद होता है। लेकिन जब हम 1 की बात करेंगे तो 1 में क्या बेचारा, तो क्या ये सब में मौजूद रहता है, क्या रहता है, सब में मौजूद, ये सबको काटता है। इसलिए 1 को जो है इन दोनों संख्याओं से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसलिए हमारा जो परिभाषा होगा वो क्या होगा, 2 से शुरू होगा। 2 अभाज्य है या अभाज्य है, तुरंत हम लोगों ने देखा, 2 सिर्फ 2 संख्या, 1 और 2 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या। 3 हमारा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या। 4 हमारा जो 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, एक्स्ट्रा किससे कट रहा है, ये हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या। इसलिए हमारा जो परिभाषा होगा अभाज्य संख्या का या भाज्य संख्या का, वो 1 से बड़ी होगा। तो कहेंगे 1 से बड़ी हुई सभी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जो या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, उसके बाद आगे तीसरी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। या ये कहेंगे कि वही सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन, एक होता है और एक खुद होता है। समझ में आया? तो देखते हैं परिभाषा। तो हमारा अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगा, तो लिखेंगे
कि वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, वे सभी संख्या अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहें या प्राइम नंबर्स कहें, संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन यदि हम इसमें क्या हम लोगों ने देखा कि जो संख्याएं होती है वो हमेशा क्या होती है, एक से बड़ी होती है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा जोड़ लें कि एक से बड़ी क्या लिख लें, एक से बड़ी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है, एक से बड़ी हुई सभी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है जो या तो एक या फिर खुद यानी स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है तथा किसी अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। मतलब कि अभाज्य संख्या वही सभी संख्या होती है, यानी एक से बड़ी होती है। सबसे पहले तो एक से बड़ी होती है, तो एक से बड़ी वही सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जो या तो एक या फिर खुद यानी स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती है तथा किसी अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। समझ में आया? मतलब जैसे हम 2 की बात करें तो ये या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा यानी 2 से, बाकी कोई इसको तीसरा काटने वाला नहीं है। या हम लोग इसको दूसरी तरीके से परिभाषा दे सकते हैं क्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा कि वे सभी, अभी अभाज्य संख्या की परिभाषा दें तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वे सभी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है जो एक से बड़ी हो तथा जिनके मात्र 2 गुणनखंड, क्या 2 गुणनखंड यानी फैक्टर्स, मतलब 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 गुणनखंड मतलब 2 काटने वाला हो, एक हो और एक खुद हो। एक से तो सब कटेगा ही कटेगा और खुद से भी सब कटेगा ही कटेगा। तो हम लोगों का अभाज्य संख्याओं का परिभाषा ये हुआ कि जो संख्याएं या तो एक से कटेगी या खुद से कटेगी, मतलब इसके मात्र 2 ही गुणनखंड होंगे, तो वे सभी संख्या हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होगी। तो हम लोगों ने देखा अभाज्य संख्याएं क्या होती है, और भी हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण क्या तथ्य देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब उदाहरण की बात हम कर लेते हैं, किसके, तो अभाज्य संख्याओं के उदाहरण की बात। मतलब अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, तो एक तो हमारा अभाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या होता है ना भाज्य संख्या, ठीक है। तो कहां से शुरू होगा, 2, क्या 2 अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे 2 अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 जो हमारा है मात्र 2 ही संख्याओं से कटता है, या तो एक से या खुद से। उसके बाद 3 भी हमारा अभाज्य संख्या, क्योंकि ये मात्र 2 संख्या, एक से और एक खुद से कटता है। उसके बाद 2, 3, 4 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 2 से भी कट रहा है। 5 होगा हमारा, क्योंकि 5 1 से या 5 से ही कटेगा। उसके बाद 6 नहीं होगा, 6 2 3 1 6 सबसे कट रहा है। 7 की बात कर ले, 7 हमेशा क्या, 7 या तो एक से या खुद से कट रहा है और किसी से तो नहीं कट रहा। 8 की बात कर ले, 8 एक से तो कट ही रहा, 8 से भी कट रहा है, बीच में 2 से 4 से भी कट रहा है, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 9 की बात कर ले तो 9 हमारा 1 से भी कट रहा है, 9 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 10 तो 5 से भी 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं। 11 या तो एक से या तो खुद से यानी 11 से कटेगा। 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, क्योंकि 13 या तो एक से या खुद से कट रहा है। 14 नहीं होगा, क्योंकि वो बीच में 2 और 7 से भी कटेगा। 15 नहीं होगा, 15 1 15 3 5 से भी कटेगा। 16 नहीं होगा, 17 होगा। 18 नहीं होगा, 19 होगा। उसके बाद 20 की बात कर ले तो 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, ठीक है। उसके बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। 29 के बाद क्या होगा, 31 होगा। मतलब इसी तरह ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये सभी हमारे जो हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, क्योंकि यहाँ जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है उसके मात्र 2 गुणनखंड हैं। मतलब ये मात्र 2 संख्याओं
एक से और एक खुद से कटेगा। ठीक है, अब हम लोग यहां देखते हैं, अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 2 होती है। मतलब कहां से अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है, तो 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहेंगे लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कहां जाकर खत्म हो रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद एक चीज और हम लोग देखते हैं कि मात्र 2 ही एक वैसी संख्या है अभाज्य संख्या जो सम है, और जितनी भी संख्याएं आपकी आएगी वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। चूंकि क्यों, आगे जो भी संख्या आएगी यदि वो सम संख्या है तो 2 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तब तो फिर हो गया गड़बड़। क्योंकि 2 से ज्यों ही कटा तो इसका, जैसे हम मान लीजिए जबरदस्ती कहें कि 22 जो हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, तो हम जानते हैं कि ये 2 से तो कटेगा ही कटेगा। कितने बार में, 11 बार में। अब इसके 1 भी हो गए, 22 भी हो गए, और हम मान लेते हैं कि नहीं भी जानते तो कम से कम इतना तो समझ गए कि ये जब सम है तो 2 से कटेगा ही। इसीलिए हमारा मात्र 2 ही एक वैसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो कहा जाए कि 2 एक क्या सम अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, सम अभाज्य संख्या है। पूछा जाए सम अभाज्य संख्या मतलब कौन सी ऐसी संख्या है, मतलब एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, यानी ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या जो सम भी है, तो कहेंगे 2 एकमात्र वैसा संख्या है अभाज्य संख्या जो कि सम है, इसलिए इसको कहा जाता है सम अभाज्य संख्या। उसके बाद यदि कहा जाए कि अब ये भी कहा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो कहेंगे 2 एकमात्र है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या कौन होगी, 3। क्या होगा, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 3 है। तो हम लोगों ने देखा कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने की कोशिश की। उसके बाद ये तो हम देख रहे हैं विषम 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 विषम, अब सारा का सारा अभाज्य संख्या क्या होगा, विषम होगा। मात्र एकमात्र यही एक अभाज्य संख्या ऐसा था कि जो कि सम था, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2, उसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या 3। हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। अब हम लोग भाज्य संख्याओं की परिभाषा देखते हैं। इसके विपरीत ठीक परिभाषा होगा क्या, कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होगा। इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, जबकि इनके कितने, मात्र 2 गुणनखंड थे। यानी ये जो है 1 से और खुद से तो कटेगा ही, बाकी एक्स्ट्रा से भी कटेगा। अब एक्स्ट्रा एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्स्ट्रा की जो संख्या होगी 1 से ज्यादा भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। इसकी परिभाषा क्या लेंगे अभाज्य संख्याओं की, तो 1 से बड़ी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो अभाज्य संख्या भी 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं कहलाती है जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या या संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। यानी 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य, अब 1 से भी, यानी एक संख्या, जैसे हम 10 की बात करते हैं तो देखिए क्या 1 से तो कटेगा ही, 10 से कटेगा, और किसी कट रहा 2 से भी कट रहा, 5 से भी, तो मतलब ये क्या एक्स्ट्रा संख्या क्या हो, 2 हो गया। ये हो गया संख्या, 1 से ज्यादा हो गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा संख्याओं। लेकिन हम जब यदि 4 की बात करें, 4 1 से भी 4 से भी, और मात्र यहाँ एक्स्ट्रा इसका क्या हो, 2, इसीलिए हमने लिखा कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या, मतलब एक्स्ट्रा 1 भी हो सकता है, यहाँ एक्स्ट्रा 1 ही है इसका, और यह संख्या हो या एक्स्ट्रा 1 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी जैसे यहाँ 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है एक्स्ट्रा, तो इसलिए हमने लिखा कि जो किसी अन्य संख्या या संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। या हम लोग इसको, यानी जो संख्या 1 से बड़ी वैसे भी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है जो या तो 1 से और स्वयं से तो कटेगा ही, बाकी एक्स्ट्रा से भी कटेगा। या इसी को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 से बड़ी
वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है जिनके 2 से क्या होते हैं? ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ज्यादा गुणनखंड यानी फैक्टर्स होते हैं। यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब इसको गुना के रूप में यानी कहने का मतलब इसको काटने वाला क्या होता है? 2 से ज्यादा होता है। एक होता ही है, खुद होता ही है, और एक्स्ट्रा भी होगा। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त। समझ में आया? अब इसके उदाहरण क्या क्या होंगे भाज्य संख्या के? तो भाज्य संख्या के उदाहरण हमारे क्या होंगे? क्योंकि हमारा 2 और 3, चूंकि 1 से बड़ी लेंगे तो 2 और 3 तो हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अभी 4 बचता है, 4 इसके पास आएगा, 5, 6, उसके बाद क्या होगा? 7 तो नहीं होगा, 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11 तो उसके साथ जाएगा, 12, 13 तो नहीं होगा, 14, उसके बाद 15, 16, तो ये इत्यादि हमारा ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाज्य संख्या में क्या ये हमारा सम संख्या भी हो जा रहा है और विषम संख्या भी हो जा रहा है। मतलब इसके साथ दोनों संख्याएं मिली हुई है, सम भी मिला हुआ है, विषम भी। जबकि हम लोगों ने अभाज्य संख्या में देखा था इसके पास मात्र एक सम संख्या था, जो क्या था? 2 था, और बाकी जो भी संख्याएं थी वो सब क्या थी? विषम संख्याएं। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो कहेंगे कि 4 होगा। और सबसे बड़ी, तो ये भी लिख पाना संभव नहीं है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? तो हम कहेंगे संभव नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जब क्या किसी किताब से या फिर जब हम लोग प्रॉब्लम्स बनाने लगेंगे तो उसमें हम लोग और भी अच्छी तरह भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग चूंकि बेसिक पर है तो इसलिए हम लोग अभी बस इतना ही ध्यान देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।